ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली में हम हैं और दिल्ली की बातचीत करते हैं। दिल्ली की राजनीति पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज अशोक ठाकुर जी हैं, जो प्रभारी हैं भारी ज़िले के और नेफेड के डायरेक्टर भी हैं। तो अशोक ठाकुर जी, जिसे हम जानते हैं कि भारी ज़िले में खासकर और फिर दिल्ली की राजनीति में किस तरह की जो हलचल देखने को मिल रही है, उस पर क्या राय रखते हैं भाई साहब? सबसे पहले तो अगर किसान जो चल रहा है, अभी आंदोलन चल रहा है, नेफेड को आप देखते हैं, डिमांड सप्लाई में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है या फिर कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं इसमें? देखिए, निश्चित तौर पर जब भी कोई आंदोलन होता है और उसके जो प्रभाव होते हैं उसमें नेशनल लॉस तो होता ही है। अगर हम इसकी बात करें तो आर्थिक दृष्टि से भारी नुकसान हो रहा है और लगातार लोगों की आवाजाही में रुकावट है। माल की आवाजाही में इसलिए रुकावट नहीं है क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ है, फल सब्जियां वगैरह, तो वो किसान का सामान रोकने में थोड़ा बच रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ओवरऑल हम बात करें तो देश को, इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी चैम्बर्स इकोनॉमिक्स चैम्बर्स ने भी कहा था कि काफ़ी नुकसान, मतलब अगर देखा जाए तो करोड़ों का नुकसान जो हो रहा है। सिर्फ फसल का ही नुकसान नहीं, जो सप्लाई में लोगों को नुकसान देखने को मिल रहा है, तो उसका आम आदमी को भी फ़र्क दिखेगा क्या, अगर महंगाई में जो दिख रहा है? निश्चित तौर पर जब मैं कह रहा हूँ कि जब मांग और आपूर्ति के अंदर अंतर आएगा तो उसका लॉस होगा। और अगर हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो 3,500 करोड़ की उन्होंने बात करी है लॉस की। तो अगर हम उसका आकलन करें तो निश्चित तौर पर वो बड़ा लॉस है और इस पर सबको चिंता करने की ज़रूरत है। कई सारी दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा है। कहाँ लग रहा है कि कहाँ सरकार की तरफ से ढील रही है, फिर किसान जो सोच के बैठे कि हमें वो पूरा लेके मतलब वापस ही कराना है? देखिए, अगर हम आंदोलन और कृषि कानूनों की बात करें तो निश्चित तौर पर वहाँ पर दो पक्ष हैं। एक सरकार है और एक वो पक्ष है जो सरकार के कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, और दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। तो अब देखना ये होता है कि उस बातचीत के अंदर किसकी मंशा, किसकी नीयत क्या है। अगर हम दोनों की तुलना करें तो अभी शुरुआत में जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर लगता था कि किसान हैं, उनकी कुछ वाजिब शंकाएं होंगी, उसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए उनको आंदोलन कर रहे हैं तो होना चाहिए। और आंदोलन ये लोकतंत्र का एक खूबसूरत हिस्सा भी है। शांतिपूर्ण आंदोलन होने में मैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं समझता हूँ। लेकिन अब आज अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें, जिस तरह से 8-9 दौर की बात होने के बाद भी जो स्टेग्नेशन है, तो हमको दोनों पक्षों का आकलन करने की आवश्यकता है। अगर हम सरकार पक्ष की बात करें तो सरकार ने शुरू से ही जो तीनों कानून बनाए हैं उसको बनाने की सरकार के पास एक वजह है, और ये जो किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि है यही उसकी वजह है। इन्हीं लोगों ने पिछले 2-3 दशक से लगातार मांग करी है। 1991 के बाद से लगातार ये बात हो रही है कि कृषि सुधार होने चाहिए। उसके लिए एक बार कांग्रेस के समय में और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में स्वामीनाथन आयोग का गठन भी हुआ, उसकी रिपोर्ट्स भी आई। इसके अलावा अनेक प्रकार की समितियां बनी कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, मार्केटिंग की समस्या है या मंडी के अंदर जो जिस पर मंडी व्यवस्था में उसका जो शोषण होता है, उससे किसान को बाहर निकालने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत 3 दशकों से लंबा चर्चा का एक गंभीर विषय था। कोई सरकार इसको छूने को तैयार नहीं थी। अगर हम मैनिफेस्टोज उठाकर देखेंगे, चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हों, उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में इसको स्थान दिया है और कृषि सुधार की हमेशा उन्होंने वकालत करी है। कांग्रेस का अगर आप 2004, 2009, 2014 या 2019 का अगर घोषणा पत्र उठाकर देखेंगे तो इस कृषि कानून के अंदर जो चीज़ें आई हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर भी मेंशन्ड है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने एक ये लोगों की तरफ से, किसानों की तरफ से बात आई कि जो वर्तमान एग्जिस्टिंग जो व्यवस्था है वो किसानों का भला नहीं कर पा रही है, तो कोई और व्यवस्था होनी चाहिए। तो सरकार ने उसी को मानते हुए, उनकी मांग को ही मानते हुए एक अल्टरनेट व्यवस्था लाई है। अब कुछ लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल लग सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिन कृषि संगठनों के प्रतिनिधियों को ये ठीक नहीं लगती, उनके मामले में मेरी 2 बातें हैं। उनकी नीयत और उनकी मंशा पर मुझे जो शक हो रहा है वो अब होने लगा है। क्यों? उसकी वजह है। आप देखिए कि
ये आंदोलन शुरू हुआ था 3 कानूनों के खिलाफ, लेकिन जब आप टेबल पर बैठ रहे हैं वो बात क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं पराली की बात, वो कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की बात, वो कर रहे हैं एमएसपी की बात। एमएसपी एग्जिस्ट करती है 1965 से लेकर अब तक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इन कानूनों के अंदर एमएसपी के स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं गया है। तो जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, इस सरकार ने उसको और मजबूत किया है, कमज़ोर नहीं किया है। और इस कानून के अंदर कहीं पर उसको ना कमज़ोर करने की बात है, ना उसको ख़त्म करने की बात है। तो इसलिए उस पर चर्चा करने की मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं था, वाजिब कारण नहीं था। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की बात करें तो वो एक अलग डिबेट का इश्यू है, लेकिन फिर भी सरकार ने अपने प्रस्ताव में उसको स्वीकार किया है कि हम इस पर विचार करके उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद किसानों ने तीसरी पराली की बात करी, जो एनजीटी के दबाव में सरकार को लाना पड़ा और उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला है। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कि अगर किसान संगठनों ने बात करी है तो उसको भी उन्होंने कहा है कि हम इसको कंसिडर करेंगे। और सरकार ने पहली 2 मीटिंगों के अंदर इन संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो तीनों कृषि कानूनों को लेकर या इसके बाहर भी कोई अगर बात करी है, उन सब बातों को सरकार ने स्वीकार करते हुए उसमें सुधार करने के लिए, चाहे वो मंडी में उन्होंने कर की बात करी, चाहे उन्होंने एमएसपी पर गारंटी की बात करी तो लिख के देने की सरकार ने बात करी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, पराली हो या अनुबंध खेती को लेकर जो एक उनके मन में शंकाएँ थी, शंकाएँ वो गलत थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी गलत मांग को भी सरकार ने स्वीकार किया कि चलो ठीक है, हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे अपने देश के हैं, अगर ये कोई मांग कर रहे हैं उस पर अपने को बात करने को। तो आज अगर हम आज की परिस्थितियों में बात करें तो जो सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार कहती है कि या तो आप एग्जिस्टिंग व्यवस्था को चलने दो, एग्जिस्टिंग व्यवस्था चलेगी तो किसान का भला नहीं होगा। अल्टरनेटिव व्यवस्था चाहते हैं तो सरकार एक प्रपोजल लेकर आई है। अगर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को लगता है, उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास है, भरोसा है, तो वो सब बातें लेकर आएँ जो किसानों के भले में हैं और इसके अंदर करने की हैं। सरकार ने जो उन्होंने मांगे पहले करी थी, सरकार ने उस पर प्रस्ताव भेज दिया। इसके अलावा भी सरकार ने यह कहा है कि अगर आपको और कुछ लगता है उचित इसमें करने का, आप वो भी हमारे पास लेकर आइए, हम उसको भी कंसिडर करेंगे। लेकिन किसान संगठनों के प्रतिनिधि मुद्दों पर बात नहीं करके केवल एक लाइन में बोलते हैं कि ये कानून समाप्त होने चाहिए। ये मुझे लगता है अहंकार और अहम का विषय है। और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मेरा ये कहना है, उनकी जिम्मेदारी, उनका अहंकार ये देश के किसानों के नुकसान में जा रहा है। उनको पॉजिटिव माइंड के साथ, सकारात्मक सोच के साथ सरकार के साथ टेबल पर बैठना चाहिए और जो अच्छे से अच्छे कानून अपने किसानों के भले के लिए बन सकते हैं, उनको बनाने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। हमारे पास जितनी क्षमता है, सरकार के पास जितने विशेषज्ञ है, क्षमता है, जितनी समझ है, उसके हिसाब से कानून लेकर आए। उससे अच्छा अगर बन सकता है तो ये लोग आए और अच्छा बनवा दें, हम तो ना ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये केवल और केवल इसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसके पीछे कोई और शक्ति है जिसके दबाव में ये सब चल रहा है। तो इनके अंदर ईमानदारी नहीं है, ये ईमानदारी से किसानों के भले में बात नहीं कर रहे, ये कोई और एजेंडा चला रहे हैं, किसानों के भले का एजेंडा इसमें मुझे वही जानना चाह रहे हैं। शक्ति की बात की हमने, कौन सी शक्ति हो सकती है या फिर क्या एजेंडा हो सकता है? देखिए, 3 शक्तियां इसमें मुझे सीधी सीधी दिखाई देती हैं। एक राजनीतिक पार्टियां हैं और मैं उनको गलत नहीं मानता हूं। वो हमेशा ये, हर राजनीतिक पार्टी का एजेंडा होता है मैं सत्ता में आऊँ, दूसरे को हटाऊँ। तो अगर कांग्रेस हो, लेफ्टिस्ट हो, उनकी शंका पर मुझे नहीं है। लेकिन एक सवाल मुझे उनसे पूछना है, जिस एमएसपी की गारंटी की आज वो बात कर रहे हैं, 10 साल उनकी सरकार थी, क्यों नहीं गारंटी कर दी? उन्होंने स्वामीनाथन रिकमेंडेशन की बात करी, उन्होंने A2 को भी स्वीकार नहीं किया। हमारी सरकार ने A2FL को स्वीकार किया। अगर मैं उसकी व्याख्या में जाऊंगा तो ये ध्यान में आना चाहिए, किसान की समस्त लागत प्लस उसके परिवार का जो लेबर है उसको ऐड करने के बाद 50% का सरकार प्रॉफिट दे रही है। कोई भी फैक्ट्री इतना प्रॉफिट नहीं लेती अपने उत्पादन पर जितना सरकार किसान को दे रही है। और हम तो दुगना देने की बात कर रहे हैं, 1.5 गुना तो हम दे ही रहे हैं। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस ने या लेफ्टिस्ट की गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं कर दिया उसको? और अब वो छाती पीट रहे हैं उसके लिए। उनको कोई अधिकार नहीं है छाती पीटने का, लेकिन फिर भी राजनीति करने का अधिकार है। मैं कहता हूँ वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझना है किसान संगठनों के लोगों को, जो उनकी बातों में आ रहे हैं, जो बरगलाया जा रहा है। दूसरा, इसमें जो पक्ष है, अगर राजनीतिक पार्टियों की हम बात करें उसके अलावा, तो आपको ये देखना पड़ेगा पिछले 6 वर्षों के अंदर जो मेरा अनुभव है नेफेड में काम करते हुए, मैं उसी से इसका स्पष्टता कर दूंगा, लोग समझ जाएंगे इसको। हमने नेफेड के अंदर आने के बाद 2016 में हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हमने ये फैसला किया कि हम किसान से जो कुछ भी खरीदेंगे उसके खाते में भुगतान करेंगे। किसान बिचौलियों के हवाले हो जाता था, तो हमने कहा कि हम कोई कैश, कोई चेक नहीं देंगे, सीधा उसके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे, उसको भुगतान करेंगे, उसका उत्पादन उससे खरीदेंगे, किसी और से नहीं लेंगे। बीच में कोई अगर बिचौलिया अगर हमको देना चाहता है, हम नहीं लेंगे। हमने उस व्यवस्था को लागू कर दिया।
उसका ये फ़ायदा हुआ कि बिचौलियों की भूमिका नगण्य होगी, किसान को सीधा उसके खाते में जाने लगा और किसान जो है वो मंडी तक आना प्रारंभ हो गया। दूसरी हमने जो ऑब्जर्व किया कि किसान का मंडी के अंदर जो है आड़ती और बड़े बड़े जो किसान हैं वो मिलकर शोषण करते हैं, क्योंकि एमएसपी एक लिमिट होती है एमएसपी पर खरीदने की। तो उस बात को बड़ा किसान भली भांति समझता है, आड़ती भली भांति समझता है। तो क्या करते हैं, मंडी में वो एक नेक्सस बनाकर अपना माल तो वो बेच देते हैं, लेकिन छोटे छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान, उनका नंबर नहीं आता था। तो हमने उस व्यवस्था में भी हमारी लीडरशिप, हमारे कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार हमने उसमें भी सुधार किया और हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया और हमने एक किसान की अधिकतम एमएसपी पर बेचने की जो लिमिट है वो लगा दी। उससे क्या हुआ, बड़े किसानों का इन्फ्लुएंस समाप्त हो गया, बड़े बड़े आड़तियों का इन्फ्लुएंस समाप्त हो गया और अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया। छोटा किसान भी अपने घर बैठकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना उत्पाद आकर मंडी में बेच सकता है। तो आपको ध्यान में आएगा कि जो पहले के शोध कहते हैं कि 5 से 6% किसान उसका लाभ प्राप्त कर रहे थे, आज अगर आप देखेंगे तो 25 से 30% किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये जो दायरा बढ़ा है ये हमारी सरकार की नीति से बढ़ा है। तो एमएसपी की रीच हमने बढ़ाई है, एमएसपी की क्वांटिटी बढ़ाई है हमने, खरीदी की बात करें हम तो वो भी, लेकिन इसके कारण नुकसान किसका हुआ, ये आड़तियों का नुकसान हुआ। तो आड़ती एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो पंजाब के अंदर उसका एक छत्र राज है और वहाँ का किसान आड़ती के सामने लाचार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके चुंगल में है, तो उनको स्वाभाविक रूप से तकलीफ होनी है इस व्यवस्था से। बड़े समृद्धशाली किसान और बड़े आड़ती, इनको ये बड़ी तकलीफ है और वो सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है। आंदोलन चलाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे दूसरा पक्ष वो लोग हो सकते हैं और मैंने कहा कि बड़े बड़े जो किसान हैं उनको लगता है कि हमारा इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ये 2-3 पक्ष ऐसे हैं जो सीधे सीधे मुझे ऐसा लगता है उनको लगता है कि अब सरकार जिस तरह से काम कर रही है, और एक और इसमें जो एक और है कि 3 दिन के अंदर खरीदने के बाद भुगतान करना है, ये बाउंडेशन है किसी भी व्यापारी को। किसान का पैसा रोक नहीं सकता। इससे पहले क्या होता था, किसान से कोई व्यापारी सामान ले लेता था, 2-3 महीने के लिए उसकी घुंडी घुमाता था, उसी से पैसा कमाता था, तो वो किसान को उसका लाभ नहीं मिलता था, वो उसको मिलता था। और एक राज्य सरकारों को भी मुझे लगता है थोड़ा इसमें तकलीफ है, क्योंकि राज्य सरकारों ने किसानों को मंडी में जो खरीदने बेचने का जो मामला है उसको एक तरह से आय का साधन बना लिया था। 8.5% का टैक्स है। मंडी अगर के बाहर अगर स्ट्रक्चर खड़ा होगा, जैसे नेफेड ने 100 मंडियाँ बना रही है, तो हमने पहली 2 मंडी शुरू कर दी है। हम वहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1% ले रहे हैं, और अगर आप मंडी में जाएंगे तो 8.5% है। हम आज़ादपुर मंडी के अंदर भी जो फल सब्जी वाले किसान हमारे पास आते हैं, हम 4% का टैक्स की छूट देते हैं उसको। अब हम जो हमारा हिस्सा है हम छोड़ देते हैं, हम नहीं लेते हैं उनसे। जो केवल एपीएमसी का जो हिस्सा है वही उनको जा रहा है, उसमें भी 4% का सीधा सीधा उनको लाभ मिलता है। इसका मतलब 4% में आड़ती का 5% में से 4% उनका बच रहा है। तो इसको अगर आप समझेंगे पूरे स्ट्रक्चर को, तो कहीं ना कहीं उसमें अनेक पक्ष इससे प्रभावित है। मुझे लगता है जो लोग प्रभावित हैं वो कुल मिलाकर इस पूरे आंदोलन को बनाए रखना चाहते हैं। उन्हीं के दबाव में ये लोग जो हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे आग्रह ये है कि देखिए, अगर आप किसानों के वास्तविक प्रतिनिधि हैं तो आपके दिमाग में किसान होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में किसान है तो आप ईमानदारी से तीनों कृषि कानूनों के ऊपर अपने अल्टरनेट व्यवस्था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पिछली खराब है और नई वाली आप चाहते नहीं हैं, तो आप जो अच्छी हो सकती है वो लेकर आ जाएं। सरकार बैठकर उस पर बात करने को तैयार है। हम हर तरह का सुधार करने को तैयार हैं। हमारा सरकार की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। हम किसान की आय दुगनी करना चाहते हैं। हमारी कमिटमेंट है 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है। हम अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी कमिटमेंट उनकी है कि सरकार को हमने किसानों की आय दुगनी होने में सफल नहीं होने देना। वो अपनी कमिटमेंट पे काम कर रहे हैं, इसीलिए ये स्टैग्नेशन है। अगर सब लोग ईमानदारी से किसान को सेंटर में रख के बात करेंगे तो ये 2 मिनट के अंदर जो है ये हल हो जाएगा। किसानों को समझाने के लिए तो महापंचायत का भी शुरू किया आपने दौर, दिल्ली में काफ़ी जगह महापंचायत हुई, उसका असर दिखा क्या? बिल्कुल, आप देखिए देश भर से अगर आप देखेंगे तो कृषि संगठन जो है बाहर निकल कर आए हैं, और अभी मुझे नेफेड के में भी लगभग 5 कृषि संगठन जो है समर्थन देकर गए इसके पक्ष में। मैंने उनको मंत्री जी से भी मिलवाने का आग्रह किया है। इसके अलावा बहुत सारे कृषि से जुड़ी और संस्थाएं जो अलग अलग स्तर पर इसका समर्थन कर रही हैं। तो एक अब 2 पक्ष है कि कुल 15 करोड़ किसान है, 14 करोड़ 99 लाख जो है इसके पक्ष में है, और कुछ 1 लाख के या उससे कम लोग जो है वो इसके विरोध में हैं। तो अब हमारे कृषि मंत्री ने कहा है कि हमारे एजेंडे में 15 करोड़ किसान हैं,
और आप देखिए कि हमने छोटे और सीमांत किसान को तो बहुत एड्रेस किया। 2,000 रुपये आज राजीव गांधी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। आप बताइए, हम तो 1 का 1 पहुंचा रहे हैं। हमने 2,000 कहे तो 2,000 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ किसान के साथ खड़ी है कि सरकार जो है, और 11 करोड़ किसानों को आज सीधा डीबीटी का लाभ मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ा किसानों का सेक्शन सरकार के पक्ष में है, सरकार के साथ में है। कुछ एक लोग जो है उसके विरोध में है, लेकिन उनको भी मैं मुझे लगता है सकारात्मक विरोध होना चाहिए। उनके एजेंडे में किसान होना चाहिए। किसान एजेंडे में होगा तो वो ये नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए दिल्ली की अगर थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए तो अब कुछ दिनों पहले भी आपने मीटिंग से रखी। 13,000 करोड़ का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा होता हुआ दिख रहा है, मगर दिल्ली के लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि 13,000 करोड़ क्या है, कहाँ से आया, और ये 2,500 करोड़ दूसरी तरफ से आ रहा है। आम आदमी पार्टी के बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं घोटाले का। अब इसको कैसे लोगों तक समझाएंगे, पहुँचाएंगे? देखिए, उसमें एक कहावत है हमारे शास्त्रों में, पुरानी कहावत है कि चोर मचाए शोर। आप समझते हैं इसको? नहीं। तो क्या है कि दिल्ली का आपको वर्तमान परिस्थिति को समझना पड़ेगा। दिल्ली की सत्ता पर एक सज्जन बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुखिया हैं। एक मुखिया की जिम्मेदारी क्या होती है? उसके घर के सभी जो डिपार्टमेंट है वो ठीक चलें। आज दिल्ली सरकार जो है वो, दिल्ली सरकार केवल दिल्ली सरकार मतलब एक डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें डीटीसी भी है, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, उसमें फाइनेंस भी है, उसमें सब अगर बात करें तो उसमें एमसीडी भी एक डिपार्टमेंट है। इट इज़ पार्ट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, और वो दिल्ली गवर्नमेंट के हिस्से के तौर पर काम करता है। मेरा ये कहना है कि आज डीटीसी की बस चलती है, आप उसका फंड बंद कर दिए, उसमें ना पेट्रोल डलेगा ना मेंटेनेंस होगी, तो वो चलेगी क्या सड़क के ऊपर? तो अगर आप नगर निगम का पैसा रोक देंगे तो नगर निगम चलेगी क्या? और देश चलता है संविधान से। संवैधानिक व्यवस्था क्या है कि नगर निगमों को 12.5% ये सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी सरकार जो भी उसके पास टैक्स कलेक्शन आएगा उसका 12.5% जो है वो उस नगर निगम का हिस्सा उसको देना है। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ये उनकी जवाबदेही नहीं है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है इस जवाबदेही से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल्ली के जो 2 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को नगर निगम पूरा करता है और वो टैक्स देते हैं। ये उनका पैसा है। केजरीवाल जी के कोई पिताजी ने नहीं इकट्ठा करके जमा किया या केजरीवाल के कोई रिश्तेदारों ने जमा कराया है। ये दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा है एंड ही हैज़ नो राइट टू स्टॉप दैट फंड। 13,000 करोड़ रुपए आज नाली, खड़रंजा, जो आम आदमी की ज़रूरत है, नगर निगम के स्कूल हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनका मिड डे मील है, उनके टीचरों की तनख्वाह है, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं, वो कूड़े का निस्तारण करने वाले हैं, सब तरह के लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। तो उसका पैसा रोककर आप किसका नुकसान कर रहे हैं? दिल्ली की जनता का नुकसान कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता का नुकसान करने का हक एक दिल्ली के मुखिया को कैसे हो गया? क्या वो उनके नागरिक नहीं है क्या? तो मुझे ये लगता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आपने 2,500 करोड़ की बात करी, वो यहाँ पिक्चर में इसलिए आती है कि वो ध्यान बांटना चाहते हैं, दिल्ली के जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं, इसलिए 2,500 करोड़ लेकर आए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ से कह रहा हूँ कि मैं भी आ जाऊँगा नगर निगम के दफ्तर में, केजरीवाल साहब भी आ जाएँ। अगर उनको लगता है कि एमसीडी वाले हिसाब नहीं दे रहे, मैं बैठ के दे दूंगा। और मैं आपको वायदा कर रहा हूं, मैं तीनों मेयर को लेके बैठूंगा, मैं हिसाब दे दूंगा 2,500 करोड़ का, एक एक पाई का हिसाब देने को तैयार हूं मैं। आइए आप, हम देंगे हिसाब। लेकिन आने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आरोप झूठा है। आप समझिए बात, आरोप झूठा है। नाम तक नहीं लिखते हैं उसके नीचे। पता है अगर इसके नीचे नाम लिख दिया तो दे कैन बी शूड इन द कोर्ट, क्योंकि फिर मानहानि जाएगी, जवाब देना पड़ेगा आपको, उसका सबूत देना पड़ेगा। आपके पास सबूत है नहीं। और 2,500 करोड़ है क्या? कोई लेन देन हुआ क्या 1 रुपए का? कोई लेन देन नहीं हुआ। किराया बताते हैं साउथ में से साहब, साउथ दिल्ली एमसीडी का और नॉर्थ दिल्ली एमसीडी का आपस का लेन देन है। इसमें भ्रष्टाचार कैसे हो गया? कोई लेगा देगा तो होगा ना। 2,500 करोड़ रुपए साउथ दिल्ली एमसीडी को नगर निगम के देने होते तो उसमें से अगर मान लो वो चोरी कर लेते तो वो भ्रष्टाचार होता। ये तो अभी लेन देन हुआ ही नहीं, तो भ्रष्टाचार कैसे हो गया? आप बताइए मुझे। तो इससे पता लगता है। लेकिन केजरीवाल साहब को एक बात और पता है कि चोरी उन्होंने कर रखी है। आपको पता है ये बात? जो 80 लाख लोगों को हमने राशन भेजा था, तो मुझे ये बताइए, जो हमने 5 किलो गेहूं अथवा चावल और 1 किलो जो चना दाल, और जो अस्थाई मजदूरों के लिए 5 किलो गेहूं अथवा चावल और 1 किलो चना,
जो हमने दिल्ली सरकार को दिया था, जो SDRF फंड दिया था और जो टैक्स का पैसा इनके पास था जिससे इन्होंने स्कूलों में भोजनालय चलाए, इनके विधायक जिसके कारण जेल में हैं, SDM ने आत्महत्या करी है, जो ऐसा खाना जो जानवर नहीं खा सकते वो लोगों को खिलाया है, वो भ्रष्टाचार किया है। जो 80 लाख लोगों का राशन था उसमें से 35 लाख तो इन्होंने भगा दिए हल्ला मचाकर, उनका राशन रोके रखा अप्रैल मई में, उसको बांटा नहीं और भूख के डर से लोग दिल्ली से पलायन कर गए, उन्होंने अफवाह फैलाई, उनको यहां से भगाया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उनका राशन कहां गया? वो तो भारत सरकार ने भेजा था ना, प्रधानमंत्री जी ने भेजा था, तो वो कहां गया? उसका हिसाब इनके पास है नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कंस्ट्रक्शन लेबर का जो 500 करोड़ रुपया फंड डाइवर्ट करके इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में बांट दिया, जो अपने दलालों में बांट दिया, वो मजदूरों का पैसा इनको किसने राइट दिया बांटने का? या अनुसूचित जाति जनजाति का फंड डाइवर्ट करके कैसे इन्होंने उसको जो है अपने यूज कर लिया और वो अपने कार्यकर्ताओं को तनख्वाह में और इधर उधर बांटने का काम कर दिया? वो हिसाब देना पड़ेगा ना इनको। और ये किसानों के भले की बात कर रहे हैं ना, मैं पूछना चाहता हूं आजादपुर मंडी के अंदर इनके जो कार्यकर्ता, इनके जो नेता हैं, उन्होंने जो कब्जे कर रखे हैं किसान घरों पर, जो किसानों की जमीन है, जहां पर गाड़ियां उनकी खड़ी होती हैं, जहां पर उनका सामान बिकना है, वो सारी जगहों कब्जे करके बेच दिया है उसको। उसका जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब तो केजरीवाल को देना है। और उनको लगता है कि कोई मेरे से जवाब नहीं मांगे तो शोर मचाना शुरू कर दो, MCD में भ्रष्टाचार। अरे भाई आओ ना, सबूत लेकर आओ, हम कब ना कर रहे हैं। लेकिन आपको साथ में राशन का हिसाब लेके आना पड़ेगा। 500 करोड़ का कंस्ट्रक्शन लेबर का पैसे का जो सेस फंड जो जमा है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर को फायदे होना चाहिए, उसका लेकर आना पड़ेगा। अनुसूचित जाति का जो पैसा आप मार गए उसका लाना पड़ेगा आपको, और किसानों की जमीन पर जो कब्जा उसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा, और जो ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा किया उसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा। हम मांग रहे हैं आपसे हिसाब। आइए हम बैठकर टेबल पर बात करेंगे और पूरा मीडिया बैठेगा साथ में, वो भी निकालें, हम भी निकालेंगे कागज और बात करेंगे आमने सामने। पहले आप बता रहे हैं, जो अभी बता रही हैं तो दिल्ली वालों को नहीं पता है, तो इस अभी आपने जो बताया मैं जा रहा हूँ लोगों में, है ना, तो ये भी बात पहुंचाएंगे क्या तो लोगों तक? बिल्कुल। जब मैं लोगों को बता रहा हूँ और नारा लगवा रहा हूँ कि चोर मचाए, तो लोग कह रहे हैं शोर, चोर मचाए, और मैं कह रहा हूँ केजरीवाल चोर है, और गली गली में शोर है केजरीवाल, और लोग लगा रहे हैं नारे, क्योंकि उनको पता है राशन खाया है हमारा। आप स्कूलों के अंदर जो खिचड़ी खिलाई गई है, वो खिचड़ी का रेट आप समझ सकते हैं पर हेड? और जो अस्थाई राशन कार्ड सराय रुल्ला वाले का वहाँ बना दिया, काले खां वाले का बना दिया नजफगढ़, उनका राशन कहाँ गया? अस्थाई राशन कार्ड जिनके बने वो घर से निकल नहीं सकते, आपने 25-30 किलोमीटर दूर राशन कार्ड बना दिया, उसका राशन तो आपने ड्रॉ कर लिया, गया कहाँ? आप मुझे बताइए। नहीं है इनके पास कुछ भी हिसाब, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। केजरीवाल साहब को छोड़ने वाले नहीं हैं। केजरीवाल साहब जो पर्चे लहराते थे ना, और आज तक एक आदमी को जेल नहीं भेज पाए, लेकिन जब हमारी बारी आएगी तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं केजरीवाल जेल में होगा, और कोई दुनिया की ताकत उसको जेल में जाने से रोक नहीं सकती। मैं भेजूंगा उसको। केजरीवाल साहब भी कहते थे दीक्षित जी के लिए, ऐसा नहीं है। हमने बड़े बड़े जेल भेजे हैं, अभी भी भ्रष्टाचार में, नहीं समझे? हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी को भी लाइन में लगा दिया था। ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार करेंगे तो जाएंगे। और मैंने नेफेड में 2500 करोड़ से ज़्यादा घाटे में थी नेफेड, आज 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाले हैं हम। तो भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ होता तो कैसे वो प्रॉफिट में हो जाती? एक भी कर्मचारी, एक भी मैनेजमेंट का आदमी नहीं बदला हमने, वही मैनेजमेंट है, वही कर्मचारी हैं, आज संस्था प्रॉफिट में। ये हमारी सरकार की ईमानदारी का प्रमाण है। तो हमने काम करके दिखाया है, और हम आपको कह रहे हैं, मैंने प्याज में भी इनके खिलाफ FIR कराई थी और दालों के भ्रष्टाचार में भी कराई है। समय आएगा इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनकी सारी चोरी मेरे पास है। 2 महीने जो गरीबों का राशन रोक कर रखा है इन्होंने, जो दाल हमने भेजी थी उसका भी हिसाब इनसे लेंगे हम समय आने पर। लोगों के बीच में ये वाली बातें रखते हैं आप, राशन वाली? और बिल्कुल रखते हैं, क्यों नहीं रखेंगे? मैंने भेजा है दाल, कैसे रोक के रखी इन्होंने, कहाँ है वो? लेकर रहेंगे हिसाब हम। हस्ताक्षर करवा रहे हैं आजकल अब 13,000 करोड़ के ऊपर, हस्ताक्षर क्या लेके जाएंगे, क्या बात करेंगे उनसे? क्या देखो, दिल्ली की जनता का समर्थन ले रहे हैं हम, उन हस्ताक्षर के माध्यम से दिल्ली की जनता का समर्थन ले रहे हैं हम। हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारे जो संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया है जम्मू कश्मीर में जाकर, और देश को एक करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे कार्यकर्ताओं ने, जब जवाहरलाल नेहरू ने चूड़ियाँ पहन ली थी, तब उन्होंने गोवा दमन द्वीप खाली कराने के लिए अपने प्राण दिए हैं। जब बेरूबाड़ी ईस्ट बंगाल को देने की बात, पूर्वी पाकिस्तान को देने की बात हो रही थी, तब हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है। जब कच्छ पाकिस्तान को देने की बात हो रही, तब हमारे कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है।
हम उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 77 के अंदर इंदिरा गांधी को झुकाने का काम किया है, इमरजेंसी खत्म कराने के लिए वर्षों तक जेल काटने का काम किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जनता के पैसे का हिसाब लेकर रहेंगे। केजरीवाल साहब, आप जितने दिन बच सकते हो बच लें, आपके माध्यम से समर्थन मिल रहा है दिल्ली वालों का? बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। आप देखिए हस्ताक्षर हो रहे हैं धनाधन, और हम संघर्ष करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेंगे। हम केजरीवाल की तरह असंवैधानिक काम नहीं करते। क्या उनको संविधान में विश्वास नहीं है क्या? जो पार्लियामेंट के एनेक्टेड कानून के तहत नगर निगमों को 12.5% का उनकी फाइनेंस कमीशन का जो निर्णय है उसको रोकने का अधिकार कैसे? क्या वो संविधान में विश्वास नहीं करते? अगर देश संविधान से चलता है, नियम व्यवस्था से चलता है, और जो लोग नियम व्यवस्था को नहीं मानते हैं वो सरकारें नहीं चला सकते। तो मैं उनसे कह रहा हूं कि ये दिल्ली की जनता का हक है, 13,000 करोड़, इसको रोक नहीं सकते। रोकेंगे तो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मिलेगा ये पैसा? मिल जाएगा? लेकर रहेंगे। तो अशोक ठाकुर जी थे हमारे साथ, और बेबाक सवाल हमने पूछे इनसे और बेबाकी से जवाब भी अशोक ठाकुर जी ने दिए। और दिल्ली की राजनीति पे भी हमने किसान मुद्दे पे भी बातचीत की, और दिल्ली की खास बातचीत की कि दिल्ली जो 13,000 करोड़ जो है मुद्दा है वो इतना बड़ा होता जा रहा है। दिल्ली वालों को समझ में नहीं आ रहा कि 13,000 करोड़ की फिगर आई कहाँ से, है क्या, कब मिलेगा और कब ये विकास कार्य शुरू होगा। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।